अगर कभी किसी होटल में आपको कमरा नंबर 13 मिले तो बिना पीछे देखे वहां से चले जाइए। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये सच है। क्योंकि जो कोई भी उस कमरे में रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। कम से कम वो इंसान नहीं जो पहले था। मैं वहां गया था, मैंने वो रात गुजारी थी। और आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं तो शायद आप सोचें कि मैं वही हूं जो पहले था, लेकिन मैं नहीं हूं। तो चलिए आपको ले चलता हूं उस शाम को जब मैंने कमरा नंबर 13 का दरवाजा खोला था और उसके पीछे जो छिपा था उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मई का महीना था। शिमला से 62 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन था, चंपावत। उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बसा ये शहर अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक अंधेरा था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। घने देवदार के जंगलों के बीच, जहां सुबह के समय कोहरा इतना घना हो जाता था कि 10 फीट दूर कुछ नजर नहीं आता था, वहां एक पुराना होटल था। होटल का नाम था वुडलैंड रिट्रीट, लेकिन स्थानीय लोग इसे दूसरे नाम से बुलाते थे। 20 साल का घर, 20 साल यानी भूतों का घर, हवा की सरसराहट। होटल 1923 में बना था। अंग्रेजों के जमाने में यह किसी ब्रिटिश अधिकारी का समर रिट्रीट हुआ करता था। बाद में आजादी के बाद इसे एक होटल में बदल दिया गया, लेकिन 1980 के दशक के आसपास इस होटल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यह होटल धीरे धीरे अपनी चमक खोता गया। शुरू में ये छोटी छोटी बातें थी। मेहमान कहते कि उन्हें रात में कमरे में कोई चलता हुआ सुनाई देता है। कोई कहता कि उसका सामान गायब हो गया और दोबारा कहीं और मिला। कोई कहता कि उसे बार बार एक ही सपना आता है, एक छोटी लड़की जो खिड़की के पास खड़ी होकर उसे देख रही है। लेकिन 1985 में कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को बुलाना पड़ा। एक युवा जोड़ा शिमला से शादी के 2 साल बाद वुडलैंड रिट्रीट में अपनी सालगिरह मनाने आया था। उन्होंने कमरा नंबर 12 बुक कराया था, लेकिन होटल के अटेंडेंट ने गलती से उन्हें कमरा नंबर 13 दे दिया, क्योंकि नंबर 12 के सामने का कमरा 13 था, लेकिन होटल ने इसे 12A नाम दिया हुआ था। किसी को नहीं पता था कि 12 असल में कमरा नंबर 13 है। उस रात जोड़े ने डिनर किया, देर तक बातें की और फिर सो गए। सुबह जब होटल स्टाफ दरवाजा खटखटाने गया तो कोई जवाब नहीं आया। अंदर जाकर देखा तो कमरा खाली था। जोड़े का सारा सामान वही था, उनके कपड़े, उनके फोन, उनके पर्स, सब कुछ। लेकिन जोड़े गायब थे। पुलिस ने छानबीन की, एसपी खुद आए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जोड़ा कमरे के अंदर से गायब हो गया था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद थी। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वे नहीं थे। 3 दिन बाद जोड़े का शव 10 किलोमीटर दूर एक नाले से मिला, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दोनों के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई जख्म नहीं, कोई बीमारी नहीं। उनकी मौत का कारण कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वे मर चुके थे। उस दिन के बाद होटल में कमरा नंबर 13 को सील कर दिया गया। मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। दिल्ली के एक बड़े न्यूज चैनल के लिए काम करता हूं। पिछले 8 सालों में मैंने कई सेंसेशनल स्टोरीज कवर की हैं। भ्रष्टाचार से लेकर राजनीतिक साजिशों तक मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है अनसुलझे मामले, वो रहस्य जिन्हें किसी ने सुलझाने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया जब एक पाठक ने मुझे पत्र भेजा। उस पत्र के साथ एक पुरानी न्यूज क्लिपिंग थी, 1985 की। शीर्षक था, मिस्टीरियस डेथ्स एट वुडलैंड रिट्रीट, पुलिस फेल्स टू सॉल्व द केस। मेरी उत्सुकता जाग गई। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने इस होटल के बारे में जितना हो सके उतना रिसर्च किया। लाइब्रेरी की पुरानी फाइलें खंगाली, इंटरनेट पर ढूंढा, लेकिन जितना गहराई में जाता उतना ही मुझे एहसास होता कि यह सिर्फ एक साधारण मामला नहीं है, ये कुछ और है। 1985 के बाद एक और केस हुआ। 1992 में एक लेखक जो अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहा था, उसने होटल में 2 रातें बिताई। 1 हफ्ते बाद वो मृत पाया गया। उसके कमरे की डायरी में लिखा था, वो आंखें, वो रात भर मुझे देखती रहीं। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या नहीं। 2001 में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ट्रैकिंग के लिए आया था, गलती से रात के अंधेरे में कमरा नंबर 13 में सो गया। अगली सुबह वो कमरे से बाहर आया तो उसे कुछ याद नहीं था। अपना नाम भूल गया था,
अपना पता भूल गया था, अपना परिवार भूल गया था। वो आदमी आज तक उसी हालत में है, एक मानसिक अस्पताल में, जहां वो बस एक ही बात दोहराता रहता है, उन्होंने मुझसे कुछ ले लिया, उन्होंने मुझसे सब कुछ ले लिया। 2009 में एक युवती जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में आई थी, कमरा 13 के पास से गुजरी। उसने कहा कि उसने दरवाजे के अंदर से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनी। उस रात उसे बुखार आया। 3 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने बताया कि उसने अपनी डायरी में लिखा था, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। और फिर 2015 में एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो 1985 के केस को रीओपन करना चाहता था, ने होटल के मालिक से बात की। उसने कमरे के अंदर जाने की इजाजत मांगी। मालिक ने मना कर दिया, लेकिन अधिकारी ने रात के समय चुपके से कमरे में प्रवेश किया। अगली सुबह वो होटल के लॉन में बेहोश मिला। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक परिवार की फोटो। उसके मुंह से बस एक शब्द निकल रहा था, माफी। वो अधिकारी आज भी कोमा में है। लंबी सांस। मैंने सोचा, इतने सारे लोग, इतने सारे साल, और कोई जवाब नहीं। क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर कुछ और? मैंने फैसला किया, मुझे जाना होगा, मुझे उस कमरे में जाना होगा, मुझे उस रात को गुजारना होगा, और मुझे सच्चाई पता करनी होगी। मेरे एडिटर विक्रम ने मुझे मना किया, पागल हो गए हो तुम, ऐसी स्टोरीज पर भरोसा मत करो, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन मुझे पता था, ये अफवाहें नहीं थी। मैंने अपना बैग पैक किया, एक वॉइस रिकॉर्डर, एक कैमरा, एक डायरी और अपना लैपटॉप, और मैं निकल पड़ा चंपावत की ओर। शिमला से चंपावत जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत था। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और बीच बीच में छोटे छोटे गांव। लेकिन जैसे जैसे मैं चंपावत के करीब पहुंचता, मुझे एक अजीब सी भयानक शांति महसूस होने लगी। आसमान में काले बादल घने होते जा रहे थे, हवा में नमी थी, और सड़क के दोनों तरफ के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी। शाम के 5 बज रहे थे जब मैं होटल पहुंचा। बाहर से देखने पर होटल बहुत ही भव्य लग रहा था। 3 मंजिला इमारत, लकड़ी और पत्थर से बनी हुई, छत पर पुराने जमाने की नक्काशी, बालकनी में लोहे की जाली। लेकिन जो बात मुझे सबसे पहली नजर में अजीब लगी, वो थी उसकी खामोशी। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई पक्षी नहीं था, कोई हवा का झोंका नहीं था। बस होटल खड़ा था, जैसे कोई विशाल प्राणी सांस रोककर बैठा हो। होटल के सामने एक पुराना रिसेप्शन था। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसका नाम भूपेंद्र था। वह पिछले 35 सालों से इस होटल का प्रबंधन कर रहा था। उसने मुझे देखा तो एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में मुझे कुछ दिखा, डर या फिर चेतावनी। क्या आपको रूम चाहिए सर? उसने एक सूखी आवाज में पूछा। जी, मैंने कहा, मुझे कमरा नंबर 13 चाहिए। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। सर, वो कमरा सील है, कोई नहीं रहता वहां। मैं जानता हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं इस होटल के बारे में एक स्टोरी कर रहा हूं। मुझे उस कमरे के अंदर जाना है। भूपेंद्र ने मुझे एक लंबी नजर से देखा, फिर धीरे से बोला, सर, आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं। उस कमरे में मत जाइए। मैं देख चुका हूं, बहुत कुछ देख चुका हूं। क्या देखा है आपने? मैंने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन भूपेंद्र ने अपनी नजर नीचे कर ली। मुझे माफ करे सर, मैं बात नहीं कर सकता। होटल मालिक ने मना किया है। तो मुझे आपके मालिक से बात करने दीजिए। भूपेंद्र ने एक पल सोचा, फिर उसने एक पुराने फोन पर डायल किया। कुछ देर बात हुई, फिर उसने मुझे बताया कि मालिक कल सुबह मिलेंगे। इस बीच वो मुझे दूसरा कमरा दे सकता है। नहीं, मैंने साफ कहा, मुझे वही कमरा चाहिए। मुझे कोई दूसरा कमरा नहीं चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते तो मैं बाहर ही रुकूंगा। भूपेंद्र ने गहरी सांस ली। ठीक है सर, अगर आप जिद कर रहे हैं तो कल सुबह मालिक से बात कर लें, लेकिन रात को मत जाइएगा उस कमरे में। मैं आपसे विनती करता हूं। मैंने सिर हिलाया। मैं होटल के सामने के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठ गया। बारिश होने लगी थी, ठंडी हवा आ रही थी, और मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे पक्का यकीन था, कोई मुझे देख रहा है। कहीं दूर किसी के रोने की आवाज। रात भर बारिश होती रही। मैं बरामदे में ही बैठा रहा, सोया नहीं।
बार बार मुझे होटल की तरफ देखने का मन करता था, खासकर तीसरी मंजिल पर, जहां कमरा नंबर 13 था। उस कमरे की खिड़की पर पर्दा था, लेकिन उसके पीछे कभी कभी कोई रोशनी नजर आती थी। बुझती थी, फिर जलती थी, बुझती थी, फिर जलती थी, जैसे कोई अंदर मोमबत्ती जला रहा हो। मैंने होटल के चारों ओर टहलने का फैसला किया। बरसात में भीगते हुए मैं होटल के पीछे की तरफ गया। वहां एक पुराना बाग था। उस बाग के बीच में एक पुराना कुआं था। उसके पास पहुंचा तो देखा कि कुएं के मुंह पर लोहे का जंग लगा हुआ ढक्कन था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। मिट चुका था, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो कुछ अक्षर पढ़ सका। यहां मत देखो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां से वापस होटल की तरफ आया। रास्ते में मुझे एक पुरानी बेंच मिली। उस पर बैठा हुआ एक और बुजुर्ग आदमी था। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने मुझे देखा और बोला, तुम होटल में ठहरे हो? जी, मैंने कहा। मैं आदित्य सिंह हूं, जर्नलिस्ट हूं। उसने सिर हिलाया। बहुत सालों बाद कोई जर्नलिस्ट आया है। पिछली बार 2015 में आया था एक। लेकिन वो, उसकी आवाज रुक गई। उसकी आंखों में दर्द था। वो कौन था? मैंने पूछा। वो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था, रघुवीर सिंह, बुजुर्ग ने कहा। मैं उसका भाई हूं। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मेरी सांस रुक गई। आप रघुवीर सिंह के भाई हैं। वो अब कोमा में है ना? प्रताप सिंह ने अपनी आंखें पोंछी। हाँ बेटा, 3 साल हो गए और अब तक कोई नहीं जानता कि उस रात उस कमरे में क्या हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने बड़ी नरमी से पूछा। प्रताप सिंह ने चारों तरफ देखा, फिर मुझसे कानाफूसी में कहा, रघु ने जाने से पहले मुझसे कहा था, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो तुम्हें होटल के मालिक से बात करनी होगी। उसके पास एक डायरी है, 1985 की। किसकी डायरी? उस जोड़े की, जो पहली बार गायब हुए थे। मेरी धड़कन बढ़ गई। वो डायरी अभी भी है? हाँ, होटल मालिक के पास है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाता। उसे डर है कि डायरी में जो सच है वो बाहर आ गया तो क्या होगा? प्रताप सिंह ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। बेटा, कमरा नंबर 13 में कुछ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ डायरी में ही नहीं बल्कि उस कमरे की दीवारों में भी छिपा है। रघु ने मुझसे कहा था कि जब उसने दरवाजा खोला तो उसे किसी की चीख सुनाई दी, लेकिन वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। फिर किसकी थी? प्रताप सिंह ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानता हूं कि उस कमरे में मत जाना। रघु की जिंदगी बर्बाद हो गई, उससे पहले कितनों की हो चुकी है। तुम अपनी भी बर्बाद मत करो। वो उठकर चला गया। मैं उसे देखता रहा। बारिश में भीगते हुए वो धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया। मैं होटल की तरफ लौटा। मन में एक ही सवाल था, किसकी चीख और क्यों? अगली सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में बादल अब भी थे। सूरज की रोशनी मुश्किल से झांक पा रही थी। सुबह के 8 बजे होटल का मालिक आया। उसका नाम दामोदर शर्मा था। करीब 70 साल का आदमी, लंबा, दुबला, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। उसकी आंखें बहुत नुकीली थी। ऐसा लगता था जैसे वो हर बात को बहुत करीब से नोटिस करता है। उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस होटल के बेसमेंट में था। वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी, जो बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, होटल के पुराने दिनों की, जब ये अपनी शान पर था। दामोदर शर्मा ने मुझे एक कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। तो आप जर्नलिस्ट हैं? उसने सीधी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने कहा। मैं कमरा नंबर 13 के बारे में जानना चाहता हूं। उसने एक गहरी सांस ली। ये सब बहुत पुरानी बात है। क्यों लोग इसके बारे में अब भी बात करते हैं? क्योंकि अब भी लोग मर रहे हैं, मैंने सीधा कहा। 2015 में एक पुलिस अफसर कोमा में चला गया, वो इसी कमरे के कारण। क्या आप ये बताने को तैयार हैं कि आखिर है क्या उस कमरे में? दामोदर शर्मा ने मुझे एक लंबी नजर देखी, फिर वो उठा। उसके पीछे एक पुराने लॉकर से उसने चाबी निकाली। लॉकर खोला। अंदर कागजात, फोटो और कुछ पुरानी चीजें थी। उसने एक डायरी निकाली। ये डायरी 1985 की है, उसने कहा। ये उस जोड़े की है जो गायब हो गया था, कंवल और उसकी पत्नी अलका। उसने मुझे डायरी दी। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो मेरा नाम कंवल है। मैं और मेरी पत्नी अलका इस होटल में अपनी सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। कमरा 13 में कुछ है।
और मुझे डर है कि हम बच नहीं पाएंगे। मैंने डायरी के और पन्ने पलटे। हर पन्ने पर कुछ लिखा था, उनके अनुभव, उनके डर और कुछ अजीब चित्र, कुछ ऐसे चित्र जिन्हें कोई सामान्य इंसान नहीं बना सकता। एक पन्ने पर अलका ने लिखा था, उसने मुझे बुलाया, एक छोटी लड़की। वो कहती है कि वो यहां अकेली है। वो कहती है कि उसे कोई देखता नहीं है, लेकिन मैं उसे देख सकती हूं। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हूं या सच में वो है। मेरी धड़कन तेज हो गई। ये छोटी लड़की कौन है? मैंने पूछा। दामोदर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता। आपको पता है? मैंने दबाव डाला। आप इस होटल के मालिक हैं, आपको सब पता है, क्यों छुपा रहे हैं? दामोदर शर्मा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। 1975 में इस होटल के पीछे एक झोपड़ी थी। उसमें एक परिवार रहता था, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनकी बेटी। उस बच्ची का नाम था मीरा। मीरा? हाँ, वो बहुत प्यारी बच्ची थी, बस 7 साल की। लेकिन एक दिन वो गायब हो गई। उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बच्ची कभी नहीं मिली। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। मां पागल हो गई। वो आज भी पागल खाने में है। मुझे एक ठंडक महसूस हुई। और उसके गायब होने का कमरा नंबर 13 से क्या लेना देना? दामोदर शर्मा चुप हो गया। उसकी आंखों में डर था। वो बच्ची उसी कमरे में रहती थी। कमरा नंबर 13, वही उसका कमरा था। जब वो गायब हुई तो उसके माता पिता ने कमरा बंद कर दिया और फिर कभी कोई उसमें नहीं रहा। मैं स्तब्ध रह गया। तो मतलब जो भी उस कमरे में जाता है वो मीरा की आत्मा को देखता है? मुझे नहीं पता। दामोदर शर्मा ने सिर झुका लिया। लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जो भी उस कमरे में रात बिताता है उसे कुछ न कुछ दिखता है, कुछ ऐसा जो उसे पागल कर देता है। और जो बच पाते हैं वो भी कभी सामान्य नहीं हो पाते। मैंने डायरी बंद की। मुझे उस कमरे में जाना है। नहीं, दामोदर शर्मा लगभग चीखा। तुम नहीं समझोगे। मैंने देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। तुम मत जाओ। मुझे जाना ही होगा, मैंने पक्के इरादे से कहा। मैं इस सच को जानने आया हूं, और जब तक सच नहीं जान लेता मैं यहां से नहीं हटूंगा। दामोदर शर्मा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत दर्द था। ठीक है, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम सुबह 6 बजे के बाद ही कमरे में जाओगे और शाम 5 बजे से पहले बाहर आ जाओगे। रात को मत रहना उस कमरे में। क्यों? क्योंकि रात को वो जागती है। दामोदर शर्मा ने मुझे उस कमरे की चाबी दी। एक पुरानी भारी चाबी, जंग लगी हुई। उस पर नंबर 13 खुदा हुआ था। मैं होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल पर आते ही एक अजीब सी सन्नाटा था। बाकी मंजिलों पर होटल के गेस्ट थे, लेकिन यहां कोई नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बस एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके अंत में कमरा नंबर 13 था। मैं धीरे धीरे गलियारे से गुजरा। मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ फटी हुई थी, कुछ पर धूल जमी थी। जब मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी गंध आई, बासी और नमी की गंध, जैसे किसी ने कई सालों से इस कमरे को नहीं खोला हो। मैंने चाबी डाली। एक क्लिक की आवाज हुई। ताला खुल गया। धीमी आवाज में दरवाजा खुलना। दरवाजा खुला तो सामने एक अंधेरा कमरा था। खिड़कियों पर मोटे पर्दे पड़े थे, जिनसे बाहर की रोशनी बमुश्किल अंदर आ पा रही थी। मैंने लाइट ऑन की, लेकिन लाइट में कुछ खराबी थी। वो टिमटिमा रही थी। बल्ब से बिजली की धारा की आवाज आ रही थी। कमरा बहुत छोटा था। एक बिस्तर, एक पुरानी अलमारी, एक टेबल और एक टूटा हुआ शीशा दीवार पर लगा हुआ था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर चीज पुरानी लग रही थी, जैसे ये कमरा समय के साथ रुक गया हो। मैं अंदर गया। मैंने अपना बैग एक तरफ रखा। मैंने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। सबसे पहले मुझे बिस्तर के नीचे कुछ मिला। एक पुराना फोटो फ्रेम। उसमें एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, करीब 7 साल की, बालों में रिबन, मुस्कुराती हुई। ये मीरा थी। मैंने उस तस्वीर को अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा, शायद एक दर्द या फिर एक अनसुनी पुकार। तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, एक छोटी बच्ची की हंसी। आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था।
खाली कमरा, बस लाइट टिमटिमा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कोई मुझे देख रहा है कहीं से। मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया। ये आदित्य सिंह है, मैं कमरा नंबर 13 के अंदर हूं। ये दिन का समय है, करीब 11 बजे। मुझे अभी तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। शायद मेरा वहम हो, लेकिन मुझे पता था ये वहम नहीं था। मैंने कमरे का और निरीक्षण किया। अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ छेद था। उस छेद में मुझे कुछ पुराने अखबार मिले, 1985 के। उनमें लिखा था, वुडलैंड रिट्रीट में रहस्यमयी मौतें, पुलिस असमंजस में। एक और अखबार में था, मीरा नाम की बच्ची गायब, पुलिस ने शुरू की जांच। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात एक छोटी सी किताब थी जो उस छेद के बहुत अंदर थी। वो एक डायरी थी, लेकिन वो दामोदर शर्मा द्वारा दी गई डायरी से अलग थी। इस डायरी पर लिखा था, मीरा की डायरी। मेरी सांस रुक गई। मीरा ने डायरी लिखी थी। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम मीरा है, मैं 7 साल की हूं, मैं इस होटल में रहती हूं। मुझे यहां अकेला बहुत लगता है। मां और पापा अक्सर लड़ते हैं। मुझे डर लगता है। कल रात मैंने बाबूजी को किसी से बात करते सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को मार दिया है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या मीरा के पिता ने किसी को मारा था? और क्या इसी वजह से मीरा गायब हुई? मैंने डायरी के और पन्ने पलटे। अगले पन्ने पर लिखा था, मैं कुछ लोगों को आते जाते देखती हूं। वो मुझे नहीं देखते, वो अंडरग्राउंड जाते हैं। बाबूजी ने मुझे मना किया है कि वहां मत जाओ, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वहां क्या है। इसके बाद कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ पन्ने गायब थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर मीरा ने कुछ लिखा था, और वो लिखावट बहुत डरी हुई लग रही थी। मुझे पता चल गया है, मैंने देख लिया है। वो बहुत गुस्से में है। वो मुझे मार देंगे। मुझे छिपना होगा, कहीं ऐसी जगह जहां वो मुझे न पा सके। मैं कमरे में छिप जाऊंगी। कोई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैं अब उसी दीवार के अंदर हूं। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरा दिमाग चकरा गया। मीरा, दीवार के अंदर। मैंने चारों दीवारों को देखा। वो सब पुरानी थी, लेकिन एक दीवार थोड़ी अलग थी। उस पर पेंट की एक परत थी, जो बाकी की दीवारों से थोड़ी नई लगती थी। मैंने उस पर धीरे से हाथ रखा। दीवार खोखली लग रही थी। मैंने अपनी मुट्ठी से उस पर दस्तक दी। धड़ धड़ धड़, खोखली आवाज। मेरा दिल बैठ गया। दीवार खोखली थी, और अगर मीरा की डायरी सच थी, तो इस दीवार के पीछे। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला, जो मैंने अपने बैग में रखा था। मैंने दीवार पर मारना शुरू किया। धमधमधम, प्लास्टर टूटने लगा। दीवार का एक हिस्सा गिर गया। अंदर एक अंधेरा छेद था। मैंने अपना मोबाइल फ्लैश ऑन किया और अंदर देखा। मुझे वहां कुछ दिखा। एक छोटी सी चमड़ी, हड्डियां और एक गुलाबी रिबन, मीरा के बालों का रिबन। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे हटा। मैं दीवार से टकराया। मेरा मन किसी भी तरह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मीरा 40 सालों से इसी दीवार के अंदर थी, और वो लोग जो इस कमरे में आए, क्या वो उसे देख पाए? क्या वो जानते थे कि वो उसी कमरे में छिपी है? मैंने चारों तरफ देखा। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने वॉइस रिकॉर्डर उठाया और बोला, ये आदित्य सिंह है। मैंने दीवार के अंदर एक बच्ची के अवशेष पाए हैं। मुझे लगता है कि 1975 में गायब हुई मीरा को किसी ने मारा और दीवार में छिपा दिया। और जो लोग इस कमरे में आए, उन्होंने शायद उसे महसूस किया। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। उसने उन्हें अपनी मौत का राज बताया। और जो लोग इस राज को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो पागल हो गए। मैंने डायरी बंद की। मैंने हड्डियों के पास एक छोटा सा पत्र देखा, जो उस छेद के बहुत अंदर था। वो मीरा के पिता ने लिखा था, मैंने अपनी बेटी को मारा। मैंने उस गरीब आदमी को मारा। मैंने बहुत से लोगों को मारा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा राज खुल जाएगा। मैं ये स्वीकार करता हूं, मैं इस पाप को लेकर ही मरूंगा। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बचाने की कोशिश की, और मैंने उसे मार दिया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये सब कितना दर्दनाक था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, अगर मीरा के पिता ने ये पत्र लिखा है, तो उसका मतलब कमरा नंबर 13 में कोई भूत नहीं है। ये सिर्फ एक दर्दनाक घटना थी, जो सालों तक दबी रही।
या फिर मुझे पीछे से फिर वही हंसी सुनाई दी। आपको सच पता चल गया, है ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार मैंने कुछ देखा। एक छोटी लड़की गुलाबी रिबन के साथ। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। वो बस मुझे देख रही थी। अब मैं शांति से सो सकती हूं, उसने कहा, क्योंकि मेरी डायरी मिल गई। मेरा राज खुल गया। और अब उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। मैं घबरा गया। मैं पीछे हटा। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। लड़की चली गई थी। क्या यह मेरा वहम था, या फिर सच में मीरा की आत्मा ने मुझसे बात की थी? मैं कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। मैं उस दीवार को देखता रहा जिसे मैंने तोड़ा था। उस छेद में अब भी अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा है। नहीं, मैंने खुद से कहा, मैं सनसनीखेज स्टोरी के लिए नहीं आया हूं, मैं सच्चाई के लिए आया हूं। मैंने अपना कैमरा उठाया और उस दीवार और अवशेषों की तस्वीरें ली। मैंने वहां जो कुछ मिला सब रिकॉर्ड किया। फिर मैंने डायरी, पत्र और रिबन को सावधानी से बैग में रखा। मैं कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियों से नीचे आया। रिसेप्शन पर भूपेंद्र था। उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर डर था। क्या हुआ सर? उसने पूछा। आप बहुत पीले लग रहे हैं। मैंने उसे सब कुछ बताना चाहा, लेकिन मुझे लगा कि पहले मुझे पुलिस को बताना चाहिए। मैंने अपना फोन निकाला और 100 डायल किया, लेकिन फोन नेटवर्क नहीं आ रहा था। कोई सिग्नल नहीं। सर, यहां नेटवर्क नहीं आता, भूपेंद्र ने कहा। आप पास के गांव में जाकर कॉल कर सकते हैं। मैं होटल से बाहर निकला। बाहर बारिश हो रही थी। मैं दौड़कर गांव की तरफ गया। रास्ते में मुझे एक टेलीफोन बूथ मिला। मैंने पुलिस को कॉल किया। मैंने सब कुछ बताया, दीवार के अंदर अवशेष, डायरी, पत्र, सब कुछ। पुलिस ने कहा कि वो आ रही है, लेकिन उन्हें पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। मैं होटल वापस गया। मैं होटल के बरामदे में बैठा और रिकॉर्डिंग सुनने लगा। मैंने अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग सुनी जब मैंने पहली बार कमरे में प्रवेश किया था, लेकिन जो मैंने सुना उसने मुझे चौंका दिया। मेरी रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज के अलावा एक और आवाज थी। एक छोटी लड़की की आवाज जो बार बार कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैंने रिकॉर्डिंग को रोका। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? मैंने एक और रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार मैंने अपनी आवाज के अलावा और कुछ सुना। पीछे से कदमों की आवाज, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब मैंने उस वक्त पीछे मुड़कर देखा था तो कोई नहीं था। ये क्या चल रहा है? मैंने खुद से पूछा। अचानक मुझे याद आया, जब मैंने दीवार तोड़ी थी मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी। मैंने ध्यान से सुना। रिकॉर्डिंग के अंत में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दीवार के अंदर से बोल रहा हो, अब तुम मेरे साथ हो, अब तुम भी यहां रहोगे। मैंने रिकॉर्डर एक तरफ रखा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह आवाज किसकी थी? मीरा की या कोई और? तभी मुझे ख्याल आया, मीरा की डायरी में जो आखिरी पन्ना था उस पर लिखा था, मैं अब उसी दीवार के अंदर हूं। लेकिन क्या मीरा वाकई दीवार के अंदर मरी पड़ी थी? या फिर? मैंने डायरी दोबारा खोली। मैंने उस आखिरी पन्ने को बहुत ध्यान से देखा। वो लिखावट मीरा की थी, लेकिन उसके नीचे एक और लिखावट थी, किसी और की, जो बहुत बारीक अक्षरों में लिखी थी। ये डायरी झूठ है। मीरा ने ये नहीं लिखा, ये मैंने लिखा है, और मैं अब भी यहां हूं। मैं चौंक गया। ये किसने लिखा था और क्यों? मैंने पन्ने को और ध्यान से देखा। उसके नीचे एक दिनांक था, 2019। यानी ये डायरी सिर्फ 2 साल पुरानी थी, 1985 की नहीं। मेरा पूरा निष्कर्ष गलत था। मैं उस कमरे में वापस गया। मैंने दीवार के उस छेद को फिर से देखा। अब मुझे वो अवशेष अजीब लग रहे थे। मैंने उन्हें करीब से देखा। हड्डियां बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने उनमें से एक हड्डी उठाई। वो नकली थी, प्लास्टिक की। क्या? मुझे अब समझ आया, ये सब एक नाटक था। कोई मुझे डराना चाहता था, कोई मुझे भ्रमित करना चाहता था। लेकिन क्यों? मैंने डायरी के उस पन्ने को देखा जो मीरा की थी, और उसके नीचे लिखा था, ये डायरी झूठ है। तो असली सच क्या था? मैंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। इस बार मैंने हर कोने को, हर दरार को ध्यान से देखा। अलमारी के पीछे मुझे एक बटन मिला। जब मैंने उसे दबाया तो अलमारी खिसक गई और पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल गया।
एक गुप्त कमरा। मैं अंदर गया। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर, एक टेबल और कई सारी डायरियां थी। दीवारों पर पोस्टर लगे थे, वुडलैंड रिट्रीट के पुराने पोस्टर। और उस कमरे में बैठा हुआ था एक युवक। उसकी उम्र करीब 30 साल थी। चश्मा लगा हुआ था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। मुझे पता था तुम आओगे, उसने कहा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मेरा नाम रोहित है, उसने कहा। मैं इस होटल का असली मालिक हूं। असली मालिक? दामोदर शर्मा तो। दामोदर शर्मा एक अभिनेता है, रोहित ने हंसते हुए कहा। मैंने उसे पैसे देकर यह नाटक करने को कहा है। सारे कर्मचारी एक्टर्स हैं। ये पूरा होटल एक सेट है। और तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। मैं सन्न रह गया। एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, रोहित ने कहा। पिछले 10 सालों से मैं इंसानी दिमाग पर रिसर्च कर रहा हूं। डर कैसे काम करता है, कैसे कोई इंसान अपने ही डर की वजह से पागल हो सकता है। मैंने इस होटल को एक परफेक्ट लैब बनाया है। हर साल मैं किसी न किसी जर्नलिस्ट को या पुलिस अफसर को या किसी उत्सुक इंसान को यहां बुलाता हूं और फिर मैं उन्हें डराता हूं। तो 2015 में जो पुलिस अफसर कोमा में चला गया, वो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, रोहित ने गर्व से कहा। उसका दिल बहुत कमजोर था। उसे दिल का दौरा पड़ा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिसर्च कामयाब हो रहा है। मेरा खून खौल गया। तुम एक पागल हो। नहीं, मैं एक वैज्ञानिक हूं, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। और अब तुम भी इसी होटल में बंद हो। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पीछे हटा। मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम बुला लो, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा फोन यहां काम नहीं करता और होटल के बाहर कोई नहीं आएगा। मैंने सारी सड़कें बंद कर दी हैं। तुम यहां बस अकेले हो, मेरे साथ। मैं घबरा गया था। मेरे सामने एक साइकोपैथ था जो सालों से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और मैं उसके जाल में फंस गया था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने पूछा। इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब? रोहित ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरे पिता ने भी यही किया था। तुम्हारे पिता? हां, रोहित ने एक पुरानी तस्वीर उठाई। मेरे पिता यशवंत राव इस होटल के पहले मालिक थे। 1975 में उन्होंने एक छोटी लड़की का अपहरण किया था। उसका नाम था मीरा। मैं सन्न रह गया। तो मीरा सच में थी? हां, रोहित ने कहा। लेकिन वो मारी नहीं गई थी। मेरे पिता ने उसे कैद कर लिया था, इसी होटल के बेसमेंट में। वो 20 सालों तक वहां कैद रही। उसने मेरे पिता की डायरिया पढ़ी, उनके राज जाने और आखिरकार 1995 में वो बच निकली। वो बच निकली? मैंने आश्चर्य से पूछा। हां, रोहित की आवाज कड़वी हो गई। उसने मेरे पिता को मार डाला और फिर वो इस होटल से भाग गई। लेकिन उसके बाद ये होटल खाली पड़ा रहा। किसी को नहीं पता था कि यहां क्या हुआ। मुझे ये सब पता चला जब मैं 25 साल का हुआ। मुझे अपने पिता की डायरी मिली। उसमें लिखा था कि उसने कितने लोगों को मारा, कितनों को कैद किया। और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता एक राक्षस थे। तो तुम भी वही राक्षस बनना चाहते हो? नहीं, रोहित ने कहा। मैं उनसे भी बड़ा राक्षस बनना चाहता हूं। मैं लोगों के दिमाग से खेलता हूं, उन्हें पागल करता हूं और मुझे मजा आता है। मैंने उसे घूरा। ये आदमी सच में पागल था। तो मीरा अब कहाँ है? रोहित मुस्कुराया। वो अभी भी इसी होटल में है, कमरा नंबर 13 में। क्या? हां, रोहित ने कहा। उसने मेरे पिता को मारने के बाद कमरा नंबर 13 में छिपना शुरू कर दिया। वो रात को बाहर आती है, दिन में छिप जाती है और वो सालों से कमरे के अंदर रह रही है। उसने वहां एक छोटा सा घर बना लिया है, दीवारों के अंदर। वो सोचती है कि कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तो वो मीरा जो मुझे दिखी, वो मीरा ही थी, रोहित ने कहा। लेकिन वो 50 साल की महिला है, बच्ची नहीं। उसने तुम्हें अपनी बचपन वाली छवि दिखाई क्योंकि तुम उसे ढूंढ रहे थे और वो तुम पर भरोसा करने लगी है। तो वो मुझसे बात कर रही थी। हां, रोहित ने कहा। और अब वो तुम्हें जानना चाहती है। मैं उलझन में था। लेकिन वो लोग जो इस कमरे में आए, वो पागल क्यों हो गए? अगर मीरा उन्हें डराती थी तो मीरा उन्हें डराती नहीं थी, रोहित ने कहा। वो उन्हें सच बताती थी। वो बताती थी कि इस होटल में क्या हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग कैद थे
और वो सच इतना भयानक था कि लोग उसे सहन नहीं कर पाते थे। इसलिए वो पागल हो गए। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ कोमा में चले गए। मैं समझ गया, तो असली खतरा मीरा नहीं है, बल्कि होटल का इतिहास है। बिल्कुल, रोहित ने कहा। मेरे पिता ने यहां एक नर्क बनाया था और मैं उस नर्क को जीवित रखना चाहता हूं। रोहित ने मुझे कमरा नंबर 13 के अंदर बंद कर दिया। तुम आज रात यही रुकोगे, उसने कहा, और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मीरा से बात करनी होगी। वो तुम्हें रास्ता बताएगी। दरवाजा बंद हो गया। मैं अंधेरे में अकेला था। बाहर बारिश हो रही थी। ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैंने मीरा की डायरी खोली। उसमें एक पता था, दीवार के पीछे। मैंने उस दीवार की तरफ देखा जिसे मैंने तोड़ा था। अब मुझे पता था कि उस दीवार के पीछे सिर्फ अवशेष नहीं थे, बल्कि एक इंसान था। मीरा, मैंने धीरे से आवाज दी। मीरा, क्या तुम वहां हो? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे दीवार के छेद से एक आवाज आई, एक महिला की, जो थकी हुई लग रही थी। हां, मैं हूं। मैंने उस छेद की तरफ देखा। एक महिला बाहर निकली। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम मीरा हो? मैंने पूछा। हां, उसने कहा, मैं मीरा हूं। तुम यहां क्यों हो? तुम बाहर क्यों नहीं निकलती? मीरा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे डर है। बाहर की दुनिया मुझे नहीं पता। 40 सालों से मैं इसी कमरे में हूं। मुझे बाहर जाना नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार डर ने मुझे रोक दिया। लेकिन अब तुम बाहर जा सकती हो, मैंने कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा ने मेरी तरफ देखा। पहले भी किसी ने ऐसा कहा था। 2015 में एक पुलिस अफसर आया था। उसने मुझसे बात की, मुझे समझाया कि बाहर जाना सुरक्षित है। लेकिन जब वो बाहर गया तो उसे दिल का दौरा पड़ा। रोहित ने उसे मारने की कोशिश की। रोहित, वो तो कहता है कि वो साइकोलॉजिस्ट है। वो झूठ बोलता है, मीरा ने कहा। रोहित असली में यशवंत राव का बेटा है। उसके पिता ने मुझे 20 सालों तक कैद रखा, और अब रोहित मुझे यहां बंद रखना चाहता है ताकि मैं बाहर जाकर सच न बताऊं। लेकिन उसने तो कहा कि तुमने उसके पिता को मारा। उसने झूठ बोला, मीरा ने कहा। मैंने उसके पिता को नहीं मारा। उसके पिता ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा सका। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकली, और तब से मैं इसी कमरे में छिपी हूं। मुझे सब कुछ अब साफ हो रहा था। रोहित ने मुझे पूरी कहानी में उलझा दिया था। असली खलनायक वो नहीं था। असली खलनायक रोहित था। तो अब क्या करना है? मैंने पूछा। तुम्हें पुलिस को बुलाना होगा, मीरा ने कहा। लेकिन रोहित ने सारे फोन नेटवर्क बंद कर दिए हैं। होटल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बेसमेंट से, जो सीधे जंगल की तरफ जाता है। वहां से जाकर तुम गांव पहुंच सकते हो। लेकिन रोहित वहां पहरा दे रहा होगा। उसके पास अब कुछ नहीं है, मीरा ने कहा। मैंने उसकी ताकत छीन ली है। मैंने उसकी डायरिया चुरा ली है। उसके राज मेरे पास है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। मीरा ने मुझे एक बैग दिया। ये लो, इसमें सारे सबूत हैं। डायरिया, फोटो, वीडियो और रोहित के अपराधों के सबूत। तुम्हें ये सब पुलिस को देना है। लेकिन तुम्हारा क्या? मैं यही रहूंगी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आदत हो गई है, लेकिन शायद कभी बाहर आओ, जब सब ठीक हो जाएगा। मैंने बैग उठाया और बेसमेंट की तरफ भागा। सीढ़ियां अंधेरी थी। मैंने अपना मोबाइल फ्लैश ऑन किया। बेसमेंट में एक पुराना दरवाजा था, जो जंगल की तरफ खुलता था। मैंने दरवाजा खोला। बाहर बारिश हो रही थी और हवा तेज चल रही थी। मैं जंगल की तरफ भागा। पीछे से मुझे रोहित की आवाज सुनाई दी। तुम कहां जा रहे हो? रुको। मैं और तेज भागा। जंगल में पेड़ घने थे। रास्ता मुश्किल था, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। करीब 20 मिनट की भागदौड़ के बाद मुझे एक गांव मिला। वहां एक टेलीफोन था। मैंने पुलिस को कॉल किया। हेलो, मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं वुडलैंड रिट्रीट में था। वहां एक साइकोपैथ है, रोहित राव, जो लोगों को कैद करता है और उनके साथ खिलवाड़ करता है। मेरे पास सबूत है। जल्दी आइए। पुलिस ने कहा कि वो आ रही है। मैं गांव के एक मंदिर में बैठ गया। मैंने अपना बैग खोला। अंदर मीरा की डायरी, फोटो, वीडियो और रोहित के अपराधों के सबूत थे। मैंने वीडियो चलाया।
उसमें रोहित किसी अंधेरे कमरे में बैठा था और बात कर रहा था। मैंने अपने पिता की तरह एक नर्क बनाया है और अब मैं चाहता हूं कि ये नर्क हमेशा रहे। मैं उस वीडियो को देखता रहा। उसमें रोहित ने बहुत कुछ कबूल किया था, लोगों को कैद करना, उन्हें पागल करना और अपने पिता के अपराधों को छिपाना। पुलिस आई, मैंने सब कुछ बताया। पुलिस होटल की तरफ बढ़ी, मैं उनके साथ गया। जब पुलिस होटल पहुंची तो रोहित वहां नहीं था, वो भाग चुका था। लेकिन पुलिस ने बेसमेंट की तलाशी ली तो वहां बहुत सारे सबूत मिले, कैद किए गए लोगों के निशान, उनके कपड़े, उनकी डायरिया और कुछ लाशें भी। होटल को सील कर दिया गया, सभी कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया और जो लोग बच गए थे उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो थी कि मीरा कहीं नहीं मिली। उसका कमरा नंबर 13 पूरी तरह खाली था। उस दीवार के पीछे कोई नहीं था। वो कहाँ गई होगी? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे कुछ याद आया। मीरा की डायरी का आखिरी पन्ना, उस पर लिखा था, मैं अब उसी दीवार के अंदर हूं, लेकिन जब सही समय आएगा मैं बाहर आ जाऊंगी। शायद मीरा को अपनी नई जिंदगी मिल गई थी, शायद वो बाहर दुनिया में जाना चाहती थी, या शायद वो कभी थी ही नहीं। लेकिन एक बात पक्की थी, कमरा नंबर 13 की कहानी अब खत्म हो गई थी। या क्या? कुछ महीनों बाद मैं दोबारा चंपावत गया। होटल बंद पड़ा था, उसके चारों तरफ जंगल उगाए थे। लेकिन जब मैं होटल के पास पहुंचा तो मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हंसी, एक बच्ची की हंसी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि कोई है। मैं उस आवाज के पीछे गया। होटल के पीछे जहां कुआं था वहां खड़ी थी एक महिला, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मीरा, मैंने पुकारा। वो पलटी, ये मीरा ही थी, लेकिन अब वो पहले से जवान लग रही थी। उसके कपड़े साफ थे, उसके बाल संवरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आदित्य, उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम यहां कैसे? मैंने अपना नया घर ढूंढ लिया, मीरा ने कहा। अब मुझे डर नहीं लगता और मैं तुम्हें बताना चाहती थी। धन्यवाद, तुमने मुझे आजादी दी। उसने मेरी तरफ एक कागज बढ़ाया। जब मैंने उसे पढ़ा तो मेरी आंखें खुली रह गई। उस पर लिखा था, वुडलैंड रिट्रीट में 40 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ एक इंसानी गलती नहीं थी, वो एक बड़ी साजिश थी। जिसने भी इस होटल में कदम रखा वो उस साजिश का हिस्सा बन गया और अब मैं वो साजिश खत्म कर रही हूं। नीचे एक तारीख थी, आज की तारीख, और उसके नीचे लिखा था, मीरा का आखिरी पत्र। मैंने उसे देखा, वो गायब हो चुकी थी। उसकी जगह कुछ नहीं था, बस वो कागज मेरे हाथ में था और उस पर लिखा था, कमरा नंबर 13 अब खाली है, लेकिन शायद कभी कोई दोबारा आए, शायद तुम आओ। मैं वहां खड़ा रहा। बारिश होने लगी थी और मुझे कहीं दूर किसी की हंसी सुनाई दी, एक बच्ची की हंसी। मैं आज जब ये कहानी सुना रहा हूं तो मेरे मन में एक ही सवाल है, क्या मीरा असली थी या फिर वो एक भ्रम थी? क्या उसने मुझे बचाया था या फिर मैंने खुद को बचाया था? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कमरा नंबर 13 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये अभी शुरू हुई है। और हां, आज भी अगर आप चंपावत जाएं और उस पुराने होटल के पास से गुजरें तो आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है या फिर किसी की हंसी। बस एक बात याद रखना, अगर कभी किसी होटल में आपको कमरा नंबर 13 मिले तो बिना पीछे देखे वहां से चले जाइए, क्योंकि वो कमरा अभी भी इंतजार कर रहा है अपने अगले मेहमान का।